बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। लखनऊ की सीबीआई अदालत ने 28 साल पुराने बाबरी मस्जिद डिमोलिशन केस में तमाम मुल्जिमीन को बरी कर दिया है। इस फैसले से मुल्क के इंसाफ पसंद सकते में है और हर एक के जहन में यही सवाल उठ रहा है कि अगर तमाम मुल्जिमीन बेकसूर हैं तो बाबरी मस्जिद को आखिर किसने तोड़ा। इस खबर के तमाम पहलुओं की बात करेंगे। सबसे पहले हेडलाइंस। क्या बाबरी मस्जिद अपने आप टूट गई? तमाम मुल्जिमीन बरी। अदालत ने कहा कोई साजिश नहीं, वाकया अचानक पेश आया। सीबीआई अदालत ने सबूतों को नाकाफी करार दिया। कहा डेमोलिशन गैर समाजी अनासिर की कार्रवाई थी। अडवाणी, जोशी और दूसरे मुल्जिमीन ने किया खुशी का इजहार। आदित्यनाथ ने कहा सच की फतेह हुई। अपोजिशन ने फैसले को इंसाफ का मजाक करार दिया। कांग्रेस ने हुकूमत से कहा अपील दायर की जाए। हिंदुस्तानी अदलिया के लिए काला दिन। असद ओवैसी का रिएक्शन। कहा मुसलमानों को इंसाफ नहीं मिला, पर्सनल लॉ बोर्ड हाई कोर्ट में चैलेंज करे। शेख नवाफ कुवैत के नए अमीर। कहा जिम्मेदारियों को बखूबी निभाऊंगा। अजरबैजान और आर्मीनिया में लड़ाई जारी। तुर्की और फ्रांस में तकरार। ट्रंप और बाइडेन में तल्ख डिबेट। एक्सपर्ट्स ने कहा डेमोक्रेटिक उम्मीदवार ने बाजी मार ली। मुल्क में 80,000 नए कोविड केस। अनलॉक 5 गाइडलाइंस जारी। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बाबरी मस्जिद फैसले की। लखनऊ की खुसूसी सीबीआई अदालत ने बाबरी मस्जिद डिमोलिशन केस में तमाम 32 मुल्जिमीन को बरी कर दिया है और कहा है कि यह वाकया मनसूबाबंद नहीं था बल्कि अचानक पेश आया था। सीबीआई की खुसूसी अदालत के जज एसके यादव ने कहा कि मस्जिद गिराने का वाकया उस लम्हे के जज्बात का रिएक्शन था। उन्होंने कहा कि इस केस में सीबीआई की तरफ से लगाए गए इल्जामात को साबित करने के लिए सबूत काफी नहीं है। खुसूसी जज ने फैसला सुनाते हुए कहा कि बाज एंटी सोशल एलिमेंट्स ने मस्जिद गिराई और ऐसे लोगों और मुल्जिमीन के दरमियान कोई गठजोड़ नहीं था। जज ने कहा कि मुल्जिमीन ने हुजूम का ठंडा करने की कोशिश की। इन मुल्जिमीन में सीनियर बीजेपी लीडर्स एल.के. अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह और दूसरे शामिल हैं। ज्यादातर मुल्जिमीन कोरोना वायरस वबा की वजह से अदालत में पेश नहीं हुए, जिनमें अडवाणी, कल्याण सिंह और जोशी शामिल हैं। अदालत ने कहा कि 6 दिसंबर 1992 को 16वीं सदी में बनी मस्जिद का डिमोलिशन मनसूबाबंद नहीं था और वीएचपी लीडर अशोक सिंघल और संघ परिवार के दूसरे लीडर्स ढांचे को बचाना चाहते थे क्योंकि उसके अंदर रामलला की मूर्तियां थीं। जज यादव ने कहा कि डायस पर मौजूद लीडर्स ने कई मर्तबा कार सेवकों को ठंडा करने की कोशिश की थी ताकि वो उस दिन कोई कार्रवाई ना करें। इस मुकदमे के दौरान सीबीआई ने 351 गवाहों और 600 दस्तावेजात को अदालत में पेश किया। अदालत ने कहा कि पेश की गई वीडियो रिकॉर्डिंग से छेड़छाड़ की गई है। इस केस में जुमला 48 लोगों के खिलाफ इल्जामात लगाए गए, लेकिन इनमें से 16 की मुकदमे के दौरान मौत हो गई। कोर्ट की ओपिनियन जो ओपन कोर्ट में जब जजमेंट न्यायालय दे रहा था तो उनकी ओपिनियन ये आई कि जो भी वहाँ लाखों कार सेवक उपस्थित हुए थे वो किसी केवल हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार वहाँ पे उनको कार सेवा करनी थी। तो ये कोई पूर्व प्रायोजित नहीं था। एक समय वो घटना हो गई और बाकी जितने भी ये बाकी लोग वहाँ पे उपस्थित नेता थे, भाजपा के नेता थे, वो लोगों ने प्रयास किया था उस घटना को रोकने के लिए। दूसरी बात, सीबीआई ने जो कैसेट्स दाखिल की थी
वो भी कोर्ट ने माना कि वो टेम्पर्ड थी, सील बंद नहीं थी। तीसरी कोर्ट की ओपिनियन आई थी कि जो वहां पे जो पेपर्स की कटिंग्स कोर्ट सीबीआई ने दाखिल की थी उसकी कोई प्रिंट या उसका कोई बेस नहीं था कि वो कहां से आई थी। तो ये कोर्ट का ये निर्णय आया तारीख। अयोध्या प्रकरण विशेष न्यायाधीश अयोध्या प्रकरण ने सभी 32 अभियुक्त गणों को बाइज्जत बरी किया है और ये माना है कि जो आरोप सीबीआई ने लगाए थे वो आरोप सभी गलत हैं और एविडेंस उनके खिलाफ अपर्याप्त माना है। टिप्पणी की है कि देखिए विश्व हिंदू परिषद का या संघ परिवार का कोई योगदान नहीं था, ये ऐसे कुछ अराजक तत्वों ने ढांचा गिराया था और इन लोगों ने लगातार प्रयास किए रोकने को। 12 बजे तक स्थिति सब नॉर्मल थी, फिर पीछे से कार सेवकों ने, कुछ लोगों ने, अराजक तत्वों ने पत्थरबाजी वगैरह की है और उसमें कहीं इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नहीं था। पूरी भीड़ को कार सेवक कहना यह श्रद्धालुओं के लिए ठीक नहीं है। वहां अधिकांश मात्रा में श्रद्धालु भी थे और कुछ ऐसे तत्व भी आ गए थे जो असामाजिक थे और वो इन आरोपियों के किसी भी प्रकार से उनके बीच में कोई अलायंस था, ऐसी कोई साक्ष्य नहीं मिली। वो मंच से लगातार जो भी देवतागण थे, साधु थे, संत थे, वो सभी महानुभाव मंच से लगातार ये प्रयास कर रहे थे कि किसी प्रकार की तोड़फोड़ की घटना यहाँ कारित न की जाए और शांति व्यवस्था बनाई रखी जाए, सांकेतिक कार सेवा की जाए, शांतिपूर्ण ढंग से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश और आदेशों का पूर्णतः पालन किया जाए। यह फैसला बाबरी मस्जिद की शहादत के 28 साल बाद सामने आया है। मुलजिमीन में साबिक मरकजी वजीर उमा भारती और कट्टर हिंदुत्व लीडर विनय कटियार और साध्वी रितंबरा भी शामिल है। राम मंदिर ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय भी केस में मुलजिम हैं। जज ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सीबीआई यकीनी तौर पर अपना केस साबित करने में नाकाम रही। अदालत के फैसले पर कई गोशों की तरफ से सवाल उठ रहे हैं। बाबरी मस्जिद की शहादत का सानहा 28 साल पहले पेश आया था और ऐसे बेशुमार लोग हैं जिन्हें बाबरी मस्जिद की शहादत और उससे पहले पेश आने वाले वाकयात पूरे तसलसल के साथ याद हैं। इसके अलावा वो इन तमाम वाकयात के गवाह हैं। उन्हें 1980 के दहे में बीजेपी और हिंदू तंजीमों की तरफ से राम मंदिर तहरीक के आगाज के तमाम वाकयात याद हैं। 80 के दहे के आखिरी बरसों में उस वक्त के अहम बीजेपी लीडर LK आडवाणी ने एक रथ यात्रा निकाली थी। ये यात्रा पूरे मुल्क में गई थी। जिस जिस जगह ये यात्रा गई थी वहां फिरक़ेवाराना तनाव पैदा हुआ था और फिरक़ेवाराना फसादात हुए थे। रथ यात्रा और दूसरी सरगर्मियों के जरिए पूरे मुल्क में नफरत का माहौल पैदा किया गया था। इसके नतीजे में 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद में कार सेवकों का हुजूम जमा किया गया था और उसी हुजूम में शामिल जुनूनियों ने 16वीं सदी में बनाई गई इस मस्जिद को ढा दिया था, जिसकी तस्वीरें और वीडियोस इंटरनेट पर आसानी दस्तयाब हैं। बाबरी मस्जिद को तोड़े जाने से बचाने के लिए उस वक्त के एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई खास कोशिश नहीं की थी। हालांकि उत्तर प्रदेश में उस वक्त के बीजेपी चीफ मिनिस्टर कल्याण सिंह ने सुप्रीम कोर्ट और नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल को यकीन दिलाया था कि वो किसी भी कीमत पर बाबरी मस्जिद की हिफाजत करेंगे। बाबरी मस्जिद कोई छोटा सा ढांचा नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ी और मजबूत इमारत थी जिसे कुछ मिनटों में गिराया नहीं जा सकता था। बाबरी मस्जिद को गिराने की कार्रवाई 6 दिसंबर 1992 इतवार के दिन भर जारी रही, लेकिन उस वक्त की यूपी हुकूमत और मरकजी हुकूमत के कान पर जूं तक नहीं रेंगी और उस वक्त के पूरे सिस्टम ने ऐसा मालूम होता है कि अपनी आंखें बंद कर ली थी और बाबरी मस्जिद को गिराने का मौका दिया था। बाबरी मस्जिद को गिराने की पूरी कार्रवाई उस वक्त के टीवी चैनल्स, खासतौर पर BBC पर लम्हा बलम्हा रिपोर्टिंग के साथ दिखाई जा रही थी। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद पूरे मुल्क में बदतरीन फिरक़ेवाराना फसादात हुए थे। खासतौर पर मुंबई बुरी तरह जल उठा था और इन फसादात में हजारों लोग हलाक और जख्मी हुए थे। कहा जाता है कि 1993 के मुंबई सिलसिलेवार धमाके बाबरी मस्जिद डेमोलिशन का रिएक्शन थे। बाबरी मस्जिद शहादत केस में पिछले 28 वर्षों में कई मोड़ आए। 1992 में 2 केस दर्ज किए गए थे, जिनकी तादाद बाद में 49 हो गई। दूसरे केस में, जिसका FIR नंबर 198 था, आडवाणी, जोशी और उमा भारती को मुलजिम बनाते हुए उन पर मजहबी नफरत और फसाद को हवा देने का इल्जाम लगाया गया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ साजिश के इल्जामात बहाल किए थे।
मुल्क के इंसाफ पसंदों के लिए बाबरी मस्जिद का ये ताज़ा फैसला एक बहुत बड़ा धक्का है। पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद मिल्कियत मुकदमे में अयोध्या की मुतनाज़ ज़मीन राम मंदिर बनाने के लिए एक ट्रस्ट को दी। पिछले दिनों राम मंदिर की तामीर के लिए संग बुनियाद भी रखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने मिल्कियत मुकदमे के केस में अपने फैसले में कुछ तजाद भी दिखाया था। अदालत ने अपने फैसले में बाबरी मस्जिद डेमोलिशन को गैर कानूनी करार दिया था और कहा था कि मुसलमानों को गलत तौर पर 400 साल पुरानी मस्जिद से महरूम किया गया था। लखनऊ अदालत के फैसले पर तरह तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। एक शख्स ने बताया कि 28 साल पहले बाबरी मस्जिद ढा दी गई थी और आज ऐसा मालूम होता है कि मुल्क का इंसाफ का निजाम ढह गया है। फैसले पर रिएक्शन देते हुए एल के अडवाणी ने, जिन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कार्रवाई में हिस्सा लिया, कहा कि मैं तहे दिल से सीबीआई अदालत के फैसले का खैर मकदम करता हूं और इस फैसले से मेरे शख्सी और बीजेपी के अकीदों की तस्दीक हुई है और राम मंदिर तहरीक की तस्दीक हुई है। उन्होंने कहा कि ये तारीखी फैसला है। इससे साबित हुआ कि 6 दिसंबर के वाक़े के लिए कोई साजिश नहीं रची गई थी। उन्होंने कहा कि हमारा प्रोग्राम और हमारी रैलियां किसी साजिश का हिस्सा नहीं थे। अडवाणी ने कहा कि नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट के तारीखी फैसले के नक्श कदम पर एक और अच्छा फैसला आया है। निर्णय हुआ है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है और हम सब के लिए बहुत खुशी का प्रसंग है। जब ये समाचार सुना, जय श्री राम कह करके हमने इसका स्वागत किया। शरीक मुल्जिम जोशी ने इसे तारीखी फैसला करार देते हुए कहा कि इससे साबित हो गया कि कोई साजिश नहीं हुई थी। बीजेपी ने फैसले पर खुशी का इजहार किया है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ ने कहा कि सच की जीत हुई है। वीएचपी के साबिक लीडर प्रवीण तोगाड़िया ने फैसले पर खुशी का इजहार किया। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा कि इस फैसले से साबित हो गया कि इंसाफ होता है। शिवसेना ने कहा कि 2019 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बाबरी मस्जिद केस की कोई अहमियत बाकी नहीं थी। दूसरी तरफ अपोजिशन ने लखनऊ अदालत के फैसले को इंसाफ का मजाक करार दिया। सीपीआईएम लीडर सीताराम येचुरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया था कि बाबरी मस्जिद डेमोलिशन कानून की खिलाफ वर्जी था और अब ये फैसला आया है जो शर्म की बात है। कांग्रेस ने कहा है कि लखनऊ अदालत का फैसला 9 नवंबर की सुप्रीम कोर्ट के फैसले और दस्तूरी जज्बे के खिलाफ है। पार्टी ने मरकजी हुकूमत और उत्तर प्रदेश की हुकूमत से कहा कि वो इसके खिलाफ अपील करे। कांग्रेस तर्जुमान रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने पिछले साल 9 नवंबर को बाबरी मस्जिद डेमोलिशन को गैर कानूनी करार दिया था, लेकिन खुसूसी अदालत ने तमाम मुल्जिमीन को बरी कर दिया। सुरजेवाला ने कहा कि पूरी कौम ने बीजेपी, आरएसएस और उसके लीडर्स की तरफ से की जाने वाली गहरी सियासी साजिश को देखा था। उस वक्त उत्तर प्रदेश की बीजेपी हुकूमत हिंदुस्तान की दस्तूरी कदरों पर हमलों की साजिश में शामिल थी। इसका सबूत यह है कि सुप्रीम कोर्ट को झूठा हलफनामा दाखिल करते हुए गुमराह किया गया था। इन तमाम पहलुओं के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद डेमोलिशन को कानून की खिलाफ वर्जी करार दिया था। कांग्रेस लीडर ने कहा कि हर हिंदुस्तानी दस्तूर पर भरोसा रखता है और फिरक़ेवाराना भाईचारे और हम आहंगी के जज्बे पर भरोसा रखता है। उसे तवक्को है कि मरकजी हुकूमत और उत्तर प्रदेश की हुकूमत खुसूसी अदालत के फैसले के खिलाफ अपील करेगी। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सभी दोषियों को बरी करने का विशेष अदालत का निर्णय, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय वह संविधान की परिपाटी से परे है। सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की खंडपीठ के 9 नवंबर 2019 के निर्णय के मुताबिक बाबरी मस्जिद को गिराया जाना एक गैर कानूनी अपराध था, पर विशेष अदालत ने सब दोषियों को बरी कर दिया। विशेष अदालत का यह निर्णय साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के भी प्रतिकूल है। पूरा देश जानता है कि भाजपा, आरएसएस व उसके नेताओं ने राजनीतिक फायदे के लिए
वह समाज के सांप्रदायिक सौहार्द को तोड़ने का एक घिनौना षड्यंत्र किया था। उस समय की उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार भी सांप्रदायिक सौहार्द भंग करने की इस साजिश में शामिल थी। यहां तक कि उस समय झूठा शपथ पत्र देकर सुप्रीम कोर्ट को भी बरगलाया गया। इन सब पहलुओं, तथ्यों व साक्ष्यों को परखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद को गिराया जाना गैर कानूनी अपराध ठहराया था। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खुसूसी अदालत के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेगा। ओवैसी ने आज के दिन को हिंदुस्तानी अदलिया के लिए काला दिन करार दिया और इल्जाम लगाया कि यह फैसला हिंदुत्व आइडियोलॉजी की तस्कीन के लिए दिया गया है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को इंसाफ नहीं मिला। उन्होंने कहा कि मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से दरख्वास्त करता हूं कि वो इस फैसले के खिलाफ अपील करे। ओवैसी ने कहा कि मैं जानना चाहता हूं कि क्या बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर 1992 को पुरस्रार तौर पर गिर गई। उन्होंने अदालत से जानना चाहा कि बाबरी मस्जिद को किसने गिराया जब हर कोई बेकसूर है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि इन लोगों ने मुल्क में एक पुरतशद्दुद सियासी माहौल पैदा किया था। उन्होंने कहा कि अडवाणी की रथ यात्रा जहां गई थी वहां तशद्दुद हुआ था और बेकसूर लोग मारे गए थे। असद ओवैसी ने सवाल किया कि सीबीआई अदालत किस तरह कह सकती है कि डिमोलिशन मंसूबाबंद नहीं था। उन्होंने सवाल किया कि क्या ये सही नहीं है कि उमा भारती ने लोगों को भड़काने वाले नारे दिए थे। क्या ये सही नहीं कि अडवाणी ने बाबरी मस्जिद गिरने के बाद मिठाई बांटी थी। हर कोई आज एक दिली तकलीफ और दर्द को महसूस करेगा जो भारत के संविधान और भारत के डाइवर्सिटी, भाईचारगी, प्लुरलिज्म पर जिस किसी को आज भी अटूट भरोसा है और यकीन है। आज का ये फैसला सीबीआई कोर्ट का भारत की अदालत की तारीख का एक काला दिन है। और मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर को जो सिविल डिस्प्यूट के मुकदमे का फैसला दिया था, जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, अंग्रेजी में कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इट इज़ एन एग्रेरियस वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि ये कैलकुलेटेड एक्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग अ पब्लिक प्लेस ऑफ वर्शिप। अब मैं ये समझने से कासिर हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि एग्रेरियस वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ, तो क्या कोई जादू से मस्जिद को शहीद कर दिया गया था 6 दिसंबर को? क्या कोई जादू से वहां पर 28 और 29 दिसंबर की रात 49 में मूर्तियां रखी गई थी? क्या कोई जादू से उसके ताले खोले गए थे जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे? इसीलिए मैं ये कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही उसके बरखिलाफ आज ये जजमेंट आया है। और ये मैं कहने पर मजबूर हूं कि वायलेंस पेज फॉर यू पॉलिटिकली। अगर आप वायलेंस करेंगे तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि आप अंदाजा लगाइए कि अडवाणी की रथ यात्रा जहां कहीं भी भारत में गई वहां पर खूनरेजी हुई, मासूम लोगों का कत्ल हुआ, जायदादें जलाई गईं, खानदान उजड़ गए, बर्बाद हुए। और आज ये फैसला आता है सीबीआई कोर्ट का जिसमें कहते हैं कि वो स्पॉन्टेनियस नहीं था। तो हम ये जानना चाहते हैं कि भाई साहब ये कितने दिन, कितने महीने लगेंगे प्रिपरेशन के लिए ताकि वो स्पॉन्टेनियस ना हो? आप बताइए ना, कितने दिन, कितने महीने लगेंगे स्पॉन्टेनियस ना हो? क्या ये बात सच नहीं है कि उमा भारती ने कहा था कि एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो? क्या दुनिया ने नहीं देखा कि जब बाबरी मस्जिद शहीद हो रही थी तो मिठाइयां बांटे जा रहे थे? अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, ये सब लोग तो मिठाई खा रहे थे, खुशियां मना रहे थे।
कैसा ये फैसले पे आज आप आ जाते आप? आखिर पैगाम क्या देना चाह रहे आप? पैगाम क्या देना चाह रहे? पैगाम यही मिल रहा है कि वायलेंस पेज, मास वायलेंस पेज। आप अंदाजा लगाइए कि 1950 से अब तक इस मसले में मुसलमानों को इंसाफ नहीं हुआ, और आज ये फैसला आता है 28 साल के बाद। हम आज भी कह रहे हैं, अगर ये मस्जिद नहीं शहीद होती तो क्या 9 नवंबर का सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता था? सारी दुनिया ने देखा कि जो लोग मस्साम में खड़े होकर स्पीचेस दे रहे थे, लोगों को उकसा रहे थे, उनकी मौजूदगी में क्या ये बात सच नहीं है कि सीबीआई की चार्जशीट में एक विटनेस ने कहा कि कल्याण सिंह, उस वक्त के चीफ मिनिस्टर, ने कहा कि रोक कंस्ट्रक्शन पर है, डिस्ट्रक्शन पर नहीं है। वो भी आप नहीं मानेंगे उसको? क्या सीबीआई की चार्जशीट में ये नहीं कहा गया था कि 5 दिसंबर की रात आडवाणी ने विनय कटियार के घर में साजिश रचाई? क्या यह बात सच नहीं है कि आडवाणी ने कल्याण सिंह को कहा कि उस वक्त तक आप रिजाइन मत करिए जब तक कि मस्जिद डिमोलिश नहीं हो जाती, ताकि गवर्नमेंट का डिसमिसल ना हो? क्या बीजेपी की सरकार उस वक्त की जाकर सुप्रीम कोर्ट को वादा नहीं किया था कि हम मस्जिद को बचाएंगे? यह फैसला, मुझे कहना पड़ेगा कि ये जजमेंट satisfies the collective consciousness of Hindutva and its followers and its ideology. ये जजमेंट का यही है। किसने तोड़ा फिर मस्जिद पर? हम पूछना चाहते हैं, जब 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद शहीद हुई थी, उस वक्त मैंने अपने आप को एक हेल्पलेस महसूस किया। मैंने अपने आप को अपने लिए एक ह्यूमिलिएशन समझा कि मैं अपनी एक अब शर्म महसूस हुई कि मैं अपनी मस्जिद को बचा नहीं सक रहा हूं, और आज आप ऐसा फैसला देते हैं। तो फिर आखिर इतना सब जो इन्वेस्टिगेशन हुआ, कैसा क्या हुआ? एक और बात आपको समझने की जरूरत है कि आडवाणी को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया बीजेपी गवर्नमेंट तरफ से, एक्यूज हैं। तभी हमने कहा था कि देखो, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि आडवाणी को ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया जा रहा है। आज उसका नतीजा हम देख रहे हैं। उमा भारती, अच्छा आप एक और आदमी का नाम ले लीजिए, हिंदुस्तान टाइम्स में आया कि भगवान गोयल कोर्ट के बाहर कह रहा है, कोर्ट के बाहर फैसला देने से पहले कोर्ट के बाहर कह रहा है कि हां, मैं एडमिट करता हूं कि मैंने डेमोलिशन में हिस्सा लिया। वो बीजेपी में उस वक्त का नॉर्थ इंडिया का शिवसेना का चीफ था। कोर्ट के बाहर कह रहा है, और कोर्ट में जाकर कोर्ट बरी कर देता है लोगों को। तो ये मेरे लिए, बहैसियत एक भारत के मुसलमान के लिए, जो मैं 6 दिसंबर 1992 को जो मुझे एक ह्यूमिलिएशन और बेबसी जो मैं महसूस किया था, आज मैं वही महसूस कर रहा हूं। इंसाफ नहीं हुआ इस मसले में, इंसाफ नहीं हुआ इस मसले में। जिन लोगों के इशारे पर, जिन लोगों की मौजूदगी में, जिनके तकारीर के जुमलों पर ये वायलेंस, तशद्दुद हुआ, क्रिमिनल एक्ट जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आज वो पूरे के पूरे बरी हो गए। अब मुझे ये नहीं मालूम कि सीबीआई अपनी इंडिपेंडेंस को बरकरार रखने के लिए अपील करेगा या नहीं करेगा, और मुझे यह भी नहीं मालूम कि अगर अपील करेंगे तो कितना टाइम लगेगा अपील की सुनवाई के लिए। मगर अपील करना चाहिए। ये नाइंसाफी पर मबनी है, बिल्कुल नाइंसाफी पर मबनी है। इसको कोई भी सही सोचने वाला भारत का शहरी इसको सवाल करेगा कि भाई ये क्या इंसाफ हो रहा है? क्या ये इंसाफ हुआ? हरगिज़ इंसाफ नहीं हुआ। सारी दुनिया जानती है, सब जानते हैं कि बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना, इन तमाम की मौजूदगी में और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी, इसकी जड़ कांग्रेस पार्टी है। इनकी हुकूमत में मूर्तियां रखी गई, इन्हीं की हुकूमत में राजीव गांधी ने ताले खुलवाए, शिलान्यास किया। इन्हीं की हुकूमत थी कांग्रेस की जब मस्जिद शहीद हुई, और आज
ये फैसला आता है। इसीलिए मैं मानता हूं कि ये हमारी भारत की अदालत की तारीख का एक काला दिन है। नहीं, कोर्ट, देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आखिरी होता है, ये तो फैसला आखिरी नहीं ना। और कोर्ट के फैसले को नहीं के खिलाफ या उससे डिसएग्री करना कोई कंटेम्प्ट नहीं है। मैं तो आपको तमाम दलाइल दे रहा हूं, ये तमाम दलाइल दे रहा हूं। क्या? वही तो हम कह रहे हैं ना, ये देख के कैसा फैसला दिया आप, वही तो हम पूछ रहे हैं। वही तो हम कह रहे हैं कि आप ही की चार्जशीट में आप ये लिख रहे हैं कि कल्याण सिंह ने कहा कि रोक कंस्ट्रक्शन पर है, डिस्ट्रक्शन पर नहीं है। उमा भारती ने कहा कि एक धक्का और दो। अडवाणी को, मुरली मनोहर जोशी को, उमा भारती को, बाल ठाकरे को, राजीव गांधी को शोहरत कैसे मिली पॉलिटिक्स में भारत में? इसी वजह से मिली ना। इनको पॉलिटिक्स में अगर शोहरत मिली, सत्ता मिली, कैसे मिली? इसी वजह से तो मिली कि आपने हमारी मस्जिद के ताले खुलवाए, मूर्तियां रखी और हमारी मस्जिद को शहीद किया आपने। इसीलिए तो आप होम मिनिस्टर बन गए, इसीलिए तो आप गंगा की सफाई के मिनिस्टर बन गए, इसीलिए तो आप एचआरडी के मिनिस्टर बन गए, इसीलिए तो आप कल्याण सिंह गवर्नर बने। भाई, आपने मुझे खत्म करके मेरी बर्बादी के ऊपर आपने अपना सियासी महल तामीर किया और आज आपको क्लीन चिट दिया जा रहा है। आज आपको क्लीन चिट दिया जा रहा है, यह अफसोसनाक बात है। आगे क्या करने का विचार है सर? आगे अब यह देखना है कि सीबीआई अपनी इंडिपेंडेंस को बरकरार रखने के लिए अपील करेगी या नहीं करेगी। और अगर सीबीआई नहीं करती तो मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारों से अपील करूंगा कि वो इसके खिलाफ अपील करे। फैसला आता है और लॉ मिनिस्टर अडवाणी के घर को पहुंच जाते हैं। आप बताइए क्या पैगाम दे रहे हैं आप उन लोगों को जो भारत की खूबसूरती को मानते हैं, इंसाफ को मानते हैं? क्या पैगाम दे रहे हैं उन मीडिया के लोगों को जिन्होंने अपनी जानों को खतरे में डालकर कोर्ट में जाकर बयान दिया, उन पुलिस के ओहदेदारों पर जो अडवाणी के सिक्योरिटी में थे? उन्होंने कहा कि हां, यह तमाम प्री प्लान था। क्या कोई जादू हुआ था क्या उस दिन? फिर किसने किया मेरी मस्जिद को शहीद? बताइए ना आप, मैं जानना चाहता हूं मेरी मस्जिद को शहीद किसने किया? फिर अगर मुरली मनोहर जोशी, अडवाणी, कल्याण सिंह, बाल ठाकरे, ये 32 एक्यूज, विनय कटियार, जिसमें नरसिम्हा राव भी शामिल है, कांग्रेस पार्टी, राजीव गांधी, इनकी हुकूमत शामिल, किसने किया? फिर बताइए ना। इंसाफ होगा या नहीं होगा, हमको बताइए आप। या इसी तरह हम अपने आंसू बहाते रहें? जमहूरियत को मजबूत करना जरूरी है, इंसाफ को मजबूत करना जरूरी है, मगर यह फैसला आता है। मैं क्या कह सकता हूं सर? आप अपने टीवी प्रोग्राम पर बोलिए कि रात में 9 बजे एक प्रोग्राम कर लो, इनके बयान पर कर लो ना। आप तो वो भी नहीं करना चाहते, करिए ना। आज आपने बाबरी मस्जिद की डिमोलिशन में जिन लोगों पर क्रिमिनल केस था उनको एक्सोनरेट करके आपने उनको पैगाम दिया है कि चलो आगे चलो, काशी और मथुरा को जो करना है करो, हम तुम्हारो क्लीन चिट देते जाएंगे। जहां तुम्हारी आस्था का मामला आएगा हम उस पर तुमको मदद करते जाएंगे। तुम ठहरो, तुम अंदर घुसकर उसमें ईदगाह में अब दोबारा मूर्ति रख दो, हम तुमको दे देंगे वो। यही तो हो रहा है ना। आप अंदाजा लगाइए रूल ऑफ लॉ फिर क्या होगा। रूल ऑफ लॉ इससे क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा नॉन एग्रेरियस वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ। तो क्या रूल ऑफ लॉ का वायलेशन नहीं हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कैलकुलेटेड एक्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग अ पब्लिक प्लेस ऑफ वर्शिप, और आप कहते हैं कि स्पॉन्टेनिटी नहीं थी। फिर क्या होगा? श्री कृष्णा कमीशन मुंबई में, उसका इंसाफ नहीं हुआ। अरे कितने वाकयात जहां पर फसादात हुए मुसलमानों के लिए, दलितों को इंसाफ होता ही नहीं है। और आजकल आज शाम से आप सुनेंगे कि ये जो बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं, लुक अहेड, भूल जाइए, आगे बढ़िए। अरे आगे कैसे बढ़ेंगे हम? आगे कैसे बढ़ेंगे? सारी दुनिया की आंखों के सामने 6 दिसंबर को मस्जिद को शहीद किया गया, डिमोलिशन किया गया। मैं भूल जाऊं? क्या क्या भूलूं? बताओ मेरे से आप।
कितने मेरे बर्बादी के दास्ताने फसाने तुम्हारे सामने रखूं ताकि तुम्हारे इस कलेजे में जो अगर दिल है तो उसको धड़कन हो, उसको तुम मेरी तकलीफ को महसूस कर सको। क्या पैगाम दे रहे हैं आप इस फैसले से? हम उम्मीद करते हैं कि सीबीआई अपनी इंडिपेंडेंस के लिए अपील करेगा। मुझे नहीं मालूम करेगा नहीं करेगा, तो मैं तो गुजारिश करूंगा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारों से कि वो अपील करें इस जजमेंट के खिलाफ। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सीनियर रुकन मौलाना खालिद रशीद फिरंगी मैली ने कहा कि मुस्लिम तंजीमें एक मीटिंग करते हुए फैसला करेंगी कि क्या सीबीआई अदालत के फैसले को चैलेंज किया जाए। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के कन्वीनर जफरयाब जिलानी ने कहा कि इस फैसले में खामियां हैं और वो हाई कोर्ट जाएंगे। नरसिम्हा राव दौर में होम सेक्रेटरी रहने वाले माधव गोडबोले ने कहा कि 5 घंटों के अंदर एक बड़ी मस्जिद का टूटना किसी मंसूबाबंदी के बगैर नामुमकिन है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से उन्हें मायूसी हुई है। बाबरी मस्जिद को 1528 ईस्वी में मुगलिया सल्तनत के बानी बाबर के सिपह सालार मीर बाकी ने तामीर किया था। बाबरी मस्जिद केस में फैसला सुनाए जाने के मौके पर अदालत के बाहर और दूसरे मकामात पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। मीडिया के नुमाइंदों को भी अदालत में आने नहीं दिया गया। लखनऊ अदालत के फैसले के बाद जिसमें तमाम मुल्जिमीन को बरी कर दिया, कई गोशों में यही सवाल उठ रहा है कि क्या बाबरी मस्जिद खुद ब खुद टूट गई। दुनिया भर से वक्तों के छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार। क्या बाबरी मस्जिद अपने आप टूट गई? तमाम मुल्जिमीन बरी। अदालत ने कहा कोई साजिश नहीं, वाकया अचानक पेश आया। सीबीआई अदालत ने सबूतों को नाकाफी करार दिया, कहा डेमोलिशन गैर समाजी अनासिर की कार्रवाई थी। अडवाणी, जोशी और दूसरे मुल्जिमीन ने किया खुशी का इजहार। आदित्यनाथ ने कहा सच की फतेह हुई। अपोजिशन ने फैसले को इंसाफ का मजाक करार दिया। कांग्रेस ने हुकूमत से कहा अपील दायर की जाए। हिंदुस्तानी अदलिया के लिए काला दिन। असद ओवैसी का रिएक्शन, कहा मुसलमानों को इंसाफ नहीं मिला, पर्सनल लॉ बोर्ड हाई कोर्ट में चैलेंज करे। शेख नवाफ कुवैत के नए अमीर, कहा जिम्मेदारियों को बखूबी निभाऊंगा। अजरबैजान और आर्मीनिया में लड़ाई जारी, तुर्की और फ्रांस में तकरार। ट्रंप और बाइडेन में तल्ख डिबेट, एक्सपर्ट्स ने कहा डेमोक्रेटिक उम्मीदवार ने बाजी मार ली। मुल्क में 80,000 नए कोविड केस, अनलॉक 5 गाइडलाइंस जारी।
बुलेटिन के इस हिस्से में पहले इंटरनेशनल न्यूज। शेख नवाफ अल अहमद अल जाबिर अल सबा ने कुवैत के नए अमीर की हैसियत से जिम्मेदारी संभाल ली है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वो अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने की कोशिश करेंगे। कुवैत की सरकारी न्यूज एजेंसी कूना ने अल सबा के हवाले से कहा कि मुल्क में पुरअमन तौर पर क़यादत तब्दील हुई है। एक दिन पहले कुवैत के अमीर शेख सबा अल अहमद अल जाबिर अल सबा का अमरीका में इंतकाल हुआ था। वो 2006 से कुवैत के अमीर थे। नए अमीर ने कहा कि कुवैत के अवाम ने उन पर भरोसा जताया है और वो इस भरोसे को लेकर चलेंगे। आर्मीनिया और अजरबैजान के दरमियान मुसलसल चौथे दिन लड़ाई होती रही। 1994 की सीज फायर के बाद से ये अब तक की सबसे खतरनाक लड़ाई है। इतवार को लड़ाई शुरू होने के बाद से कम 2300 आर्मीनियाई सिपाही हलाक या जख्मी हुए हैं। अजरबैजान की वजारत दिफा ने यह दावा किया। इस दौरान फ्रांस के सदर एमेनुएल मैक्रों ने कहा कि तुर्की की जारहाना बयानबाजी की वजह से अजरबैजान के हौसले बढ़ रहे हैं और वो नागोर्नो कराबाख इलाके पर कब्जे की कोशिश कर रहा है। ये एक मुतनाज़ इलाका है जो आर्मीनियाई कब्जे में है, लेकिन असल में ये अजरबैजान का इलाका है जिस पर आर्मीनियाई नस्ल के लोगों ने कब्जा कर लिया। 1990 के दहे में एक लड़ाई के बाद आर्मीनियाई नस्ल के लोगों ने बगावत की थी और उसे अजरबैजान से छीन लिया था, लेकिन कोई भी मुल्क इस इलाके को आज़ाद जमहूरिया की हैसियत से नहीं मानता। इस दौरान जंग रोकने के लिए कोशिशें जारी हैं। यूनाइटेड नेशंस ने फौरी लड़ाई रोकने का मुतालबा किया है। सोशल मीडिया और मीडिया पर लड़ाई की खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं। तुर्की ने फ्रांस पर सख्त तनकीद की है और कहा है कि वो आर्मीनिया की मदद कर रहा है। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा मेवलूत कावुसोगलू ने यह बात बताई। इस दौरान आर्मीनिया के वज़ीर आज़म ने कहा कि उनके मुल्क को बाहर से फौजी मदद की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोन पर बातचीत करते हुए ये बात कही। आर्मीनिया के वज़ीर आज़म ने अमन कोशिशों के ताल्लुक से भी कोई अच्छा जवाब नहीं दिया। ताज़ा लड़ाई में अजरबैजान के 12 सिपाही हलाक हुए। अजरबैजान ने इन खबरों को गलत बताया कि लड़ाई में तुर्की के जंगी हवाई जहाज हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान आर्मीनिया ने मुतनाज़े इलाके में अमन फौज तैनात करने की तजवीज़ रद्द कर दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी के सदारती उम्मीदवार जोसेफ बाइडेन के दरमियान पहले सदारती डिबेट में तल्ख अल्फाज का तबादला हुआ। बाइडेन ने बहस के दौरान ट्रंप को नस्ल परस्त और झूठा करार दिया। दूसरी तरफ ट्रंप ने बाइडेन पर सख्त तनकीद करते हुए उन्हें कट्टर लेफ्टिस्टों के हाथों की कठपुतली करार दिया। इन तल्ख अल्फाज के तबादले से अमरीका की सदारती डिबेट एक नई निचली सतह पर चली गई है। इस तरह की बहस से ही वो लोग जो अब तक फैसला नहीं कर पाए हैं कि किसे वोट दिया जाए वो फैसला करते हैं। डिबेट के मॉडरेटर और मशहूर फॉक्स टीवी एंकर ने कई मरतबा मुदाखलत की और दोनों लीडर्स को ठंडा करने की कोशिश की। बाइडेन ने ट्रंप को अमेरिका का अब तक का सबसे बदतरीन सदर करार दिया। उन्होंने बहस के दौरान ट्रंप को एक नस्ल परस्त शख्स करार दिया। एक मरहले पर उन्होंने ट्रंप को शट अप मैन भी कह दिया। बाइडेन ने दावा किया कि ट्रंप अगर अच्छा काम करते तो कई लोगों की जानें बचाई जा सकती थीं जिनकी कोविड-19 से मौत हुई। हालात उस वक्त और बिगड़ गए जब नस्ल परस्ती और लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बहस शुरू हुई। बाइडेन ने इल्ज़ाम लगाया कि ट्रंप ने नस्ली नफरत को हवा दी है। उन्होंने कहा कि ये वो सदर हैं जिन्होंने अवाम के दरमियान नफरत फैलाई है और इसके लिए हर मुमकिन कोशिश की है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक पहले डिबेट में बाइडेन का पलड़ा भारी था। दोनों लीडर्स के दरमियान दूसरा डिबेट 14 अक्टूबर को होगा। 7 अक्टूबर को नायब सदर के ओहदे के उम्मीदवारों माइक पेंस और कमला हैरिस के दरमियान बहस होगी। बात कोविड की। इंडिया के कोविड-19 केसेस 63 लाख के करीब हो गए हैं। वजारत सेहत ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 80,472 नए इन्फेक्शंस पाए गए। वजारत सेहत का कहना है कि अब तक तकरीबन 52 लाख लोग कोविड-19 से मुतासर होने के बाद ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 1180 मौतें हुई हैं। मरने वालों की तादाद 98,000 हो गई है। मुल्क में फिलहाल 9,40,000 एक्टिव केसेस हैं। मरकजी हुकूमत ने अनलॉक 5 गाइडलाइंस जारी कर दी हैं जिसके तहत और नरमियां दी गई हैं। इन गाइडलाइंस का ताल्लुक तालीमी इदारों और टूरिज्म इंडस्ट्री और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से है, लेकिन बहुत ज़्यादा रियायतें नहीं दी गई हैं। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। सुर्खियों के पेश करदा हैं
मलेका फर्नीचर की क्वालिटी सर्विस के चर्चे, रीजनेबल प्राइस, क्वालिटी सर्विस और कंफर्टेबल फर्नीचर के लिए सिर्फ मलेका फर्नीचर, होटल वॉल्टा, मुगलपुरा, हैदराबाद। क्या बाबरी मस्जिद अपने आप टूट गई? तमाम मुल्जिमीन बरी। अदालत ने कहा कोई साजिश नहीं, वाकया अचानक पेश आया। सीबीआई अदालत ने सबूतों को नाकाफी करार दिया, कहा डेमोलिशन गैर समाजी अनासिर की कार्रवाई थी। अडवाणी, जोशी और दूसरे मुल्जिमीन ने किया खुशी का इजहार। आदित्यनाथ ने कहा सच की फतेह हुई। अपोजिशन ने फैसले को इंसाफ का मजाक करार दिया। कांग्रेस ने हुकूमत से कहा अपील दायर की जाए। हिंदुस्तानी अदलिया के लिए काला दिन। असद ओवैसी का रिएक्शन, कहा मुसलमानों को इंसाफ नहीं मिला, पर्सनल लॉ बोर्ड हाई कोर्ट में चैलेंज करे। शेख नवाफ कुवैत के नए अमीर, कहा जिम्मेदारियों को बखूबी निभाऊंगा। अजरबैजान और आर्मीनिया में लड़ाई जारी, तुर्की और फ्रांस में तकरार। ट्रंप और बाइडेन में तल्ख डिबेट, एक्सपर्ट्स ने कहा डेमोक्रेटिक उम्मीदवार ने बाजी मार ली। मुल्क में 80,000 नए कोविड केस, अनलॉक 5 गाइडलाइंस जारी। ये थी आज की खबरें। अब शेड्यूल अफरा सबको दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। सुर्खियों के पेश करदा हैं मलेका फर्नीचर की क्वालिटी सर्विस के चर्चे, रीजनेबल प्राइस, क्वालिटी सर्विस और कंफर्टेबल फर्नीचर के लिए सिर्फ मलेका फर्नीचर, होटल वॉल्टा, मुगलपुरा, हैदराबाद।